डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनीता मोदी आज आपको ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत बता रही हूँ। हम लोग ब्याज के दो सिद्धांत पहले देख चुके थे, परंपरावादी सिद्धांत और नव परंपरावादी सिद्धांत। आज हम लोग ब्याज का तरलता पसंदगी या तरलता अधिमान सिद्धांत पढ़ रहे हैं। इसे कीन्स का ब्याज सिद्धांत भी कहा जाता है। कीन्स ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी में ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कीन्स के अनुसार ब्याज तरलता के त्याग का प्रतिफल है या पुरस्कार है। तरलता अधिमान या पसंदगी का मतलब क्या होता है कि कुछ कारणों से व्यक्ति अपने पास मुद्रा रखना ज़्यादा पसंद करते हैं, अर्थात धन को परिसंपत्तियों के रूप में रखने की बजाय मुद्रा के रूप में रखना ज़्यादा पसंद किया जाता है। ऐसी स्थिति में लोगों से तरलता का जो परित्याग करना है उसकी कीमत ही क्या है, ब्याज होती है। कीन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा होता है। अब सबसे पहले हम देखना चाहते हैं कि मुद्रा की मांग क्यों की जाती है। मुद्रा की मांग के 3 उद्देश्य होते हैं। पहला उद्देश्य सौदा उद्देश्य या क्रय विक्रय उद्देश्य या लेन देन उद्देश्य कहलाता है। लोग बाग सौदा करने के लिए या लेन देन करने के लिए अपने पास नगद राशि रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सब जानते हैं कि आय को प्राप्त होने और उसके व्यय होने के बीच काफ़ी समय अंतराल होता है। इसलिए परिवारों को लेन देन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने पास एक नगद राशि रखनी पड़ती है। इसी भांति व्यावसायिक फर्में कच्चा माल खरीदने, श्रम आदि पर खर्च करने के लिए अपने पास नगद राशि रखती है। लेन देन के लिए जो हम मुद्रा की मांग करते हैं उस पर व्यावसायिक दशाओं व वस्तुओं की कीमतों का अधिक प्रभाव पड़ता है। राष्ट्रीय आय के एक दिए हुए स्तर पर मुद्रा की मांग ब्याज की दर से प्राय स्वतंत्र मानी जाती है और यह अल्पकाल में स्थिर रहती है। अतः सौदों के प्रयोजन के लिए मुद्रा की मांग आय का प्रत्यक्ष फलन है, अर्थात आय बढ़ने पर सौदा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। दूसरा है सतर्कता उद्देश्य। आप लोग सब जानते हैं कि हमारे जीवन में कई प्रकार के संकट आ सकते हैं जो प्रत्याशित नहीं होते हैं। कोई एक्सीडेंट हो सकता है, बीमार हो सकता है। तो इन सब आकस्मिक खर्चों के लिए व्यक्ति अपने पास नगद राशि रखना चाहता है। मुद्रा की यह मांग भी व्यावसायिक दशाओं पर ज़्यादा निर्भर करती है और ब्याज दर पर निर्भर नहीं करती है और अल्पकाल में कैसी मानी गई है, स्थिर मानी गई है। तो सतर्कता प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग है वो भी कैसा फंक्शन है, आय के स्तर का प्रत्यक्ष फलन है, अर्थात आय बढ़ने के साथ ही सतर्कता उद्देश्य के लिए भी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो इन दोनों प्रयोजनों के लिए जो मुद्रा की मांग है उसे हम कहते हैं एक्टिव सक्रिय कोषों के लिए मुद्रा की मांग, और ये दोनों ही किस पर निर्भर करती है, आय के स्तर पर निर्भर करती है। तो हम लोग कह सकते हैं MA का मतलब है एक्टिव पर्पजेज के लिए मुद्रा की मांग है, वो दोनों का योग है। MDT ट्रांजैक्शन पर्पज के लिए मुद्रा की मांग प्लस MDP प्रिकॉशनरी या सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग, और ये किसका फंक्शन है, आय के स्तर का फंक्शन है और ब्याज की दर से स्वतंत्र है, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है। अब हम लोग तीसरा जो देख रहे हैं, सत्ता उद्देश्य के लिए मांग। लोग ब्याज की दर में जो भी परिवर्तन होते हैं उनसे लाभान्वित होने के लिए अपने पास नगद राशि रखना चाहते हैं। तो सत्ता के उद्देश्य के लिए जो मुद्रा की मांग की जाती है वो ब्याज की दर पर निर्भर करती है और इनमें कैसा फलन संबंध है, ऋणात्मक, अर्थात ब्याज की दर ज़्यादा होगी तो सत्ता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग कम होगी। कीन्स के जो तरलता अधिमान सिद्धांत में सट्टे का प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग है उसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। एक जो इन्वेस्टर है वो ये सोचता है कि यदि भविष्य में ब्याज की दर बढ़ेगी तो वह आज अपने पास नगद राशि रख सके, ताकि भविष्य में ब्याज की बढ़ने पर वह बॉन्ड कम कीमतों में खरीद सके। क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूं कि बॉन्ड की कीमत और ब्याज की दर के मध्य विपरीत संबंध होता है। ब्याज की दर बढ़ने पर बॉन्ड की कीमतें कम हो जाती है और ब्याज की दर
कम होने पर बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाती है। तो इसके विपरीत यदि सोचता है कि वो भविष्य में ब्याज की दर कम हो जाएगी, अर्थात क्या होगा, बॉन्ड की कीमतें बढ़ जाएगी, तो आज क्या करेगा, बॉन्ड खरीदेगा और भविष्य में इन्हें बेचकर लाभ कमा सकेगा। इस प्रकार से सट्टे के प्रयोजन के लिए जो मुद्रा की मांग है वो ब्याज की दर से विपरीत रूप से संबंधित होती है। अतः हमने इसको लिखा है MDS इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। एस का मतलब स्पेकुलेटिव पर्पजेज के लिए मुद्रा की मांग इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ R। R का मतलब है ब्याज की दर, अर्थात ब्याज की दर से वो अप्रत्यक्ष रूप से या विपरीत रूप से संबंधित होती है। जैसा कि रेखा चित्र में भी स्पष्ट किया गया है, इधर y एक्सिस पे R दिखाया गया है और x एक्सिस पे सट्टा उद्देश्य लिए की मुद्रा की मांग। ये MDS बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसका मतलब ब्याज दर जब कम है तो सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग ज़्यादा है और ब्याज दर कम होने पर सट्टा उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से मुद्रा की जो कुल मांग है वो तीनों की समेशन हो गया, MD इक्वल टू MDT ट्रांजेक्शन पर्पज के लिए डिमांड प्रिकॉशनरी प्लस S स्पेकुलेटिव, दैट इज फंक्शन ऑफ Y का मतलब वही आय का स्तर, R मतलब ब्याज की दर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार मुद्रा की मांग 3 उद्देश्यों के लिए की जाती है, सट्टा उद्देश्य जो अभी बताया था, और सतर्कता उद्देश्य और सौदा उद्देश्य। और हमने ये निष्कर्ष पे पहुंचे कि मुद्रा की मांग है वो आय के स्तर और ब्याज की दर पर निर्भर करती है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि ब्याज की दर का निर्धारण कैसे होता है। ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि प्रोफेसर केन्स के अनुसार ब्याज की दर का निर्धारण मुद्रा की मांग और मुद्रा की पूर्ति के द्वारा होता है। मुद्रा का जो पूर्ति है उसको कौन निर्धारित करता है, देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा निर्धारित की जाती है, मौद्रिक अधिकारियों के द्वारा निर्धारित की जाती है और ये ब्याज की दर से स्वतंत्र होती है। तो हमने ये रेखा चित्र बनाया है, देखिए ये है जो सीधी लाइन जा रही है M मनी और R रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी तो हमने ये डायग्राम देखी, मुद्रा की कुल मांग दिखाई है इसमें ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशनरी पर्पज के लिए मुद्रा की जो मांग है वो ब्याज की दर से स्वतंत्र है। y एक्सिस पे हम ब्याज की दर दिखा रहे हैं और x एक्सिस पर सौदा उद्देश्य और सतर्कता उद्देश्य के लिए मुद्रा की मांग को बता रहे हैं। इस दूसरे डायग्राम में हमें इधर रेट ऑफ इंटरेस्ट है और इधर किसके लिए मांग है, मुद्रा की सट्टा उद्देश्य के लिए मांग को हम दिखा रहे हैं। इन दोनों मांगों को हमने जोड़ा तो हमें ये कर्व प्राप्त हो गया MD जो मुद्रा की कुल मांग को बता रहा है। ये MS मुद्रा की पूर्ति है जो ब्याज की दर से स्वतंत्र है और इसका निर्धारण मौद्रिक अधिकारियों या देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। फिर साम्य कहाँ होगा, जहाँ MD और MS काट रहे हैं दोनों बराबर हैं और साम्य कहाँ हो गया, R ब्याज की दर का निर्धारण OR हो गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि मुद्रा की मांग और पूर्ति के द्वारा ब्याज की दर का निर्धारण होता है। ये संतुलित ब्याज दर कहलाती है। अब मान लीजिए मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाती है, MS0 से MS2 कर दी जाती है जैसा कि रेखा चित्र में दिखाई दे रहा है, तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। E से कम होकर E2 पर हम आ गए हैं और ब्याज की दर OR0 से कम होकर OR2 हो गई है। इसी भांति यदि मुद्रा की पूर्ति कम कर दी जाए तो MS0 शिफ्ट होकर किधर हो जाएगा, MS1 हो जाएगा, साम्य E1 बिंदु पर होगा और ब्याज की दर पूर्वापेक्षा बढ़ जाएगी, OR0 से बढ़कर OR1 हो जाएगी। इसके साथ ही मैं एक कंसेप्ट आपको तरलता जाल का और बता दी हूँ। तरलता जाल क्या चीज़ को बताता है कि यदि अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाती है तो उसका अभिप्राय ये है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ने पर भी ब्याज की दर कम नहीं होगी। तो प्रोफेसर केन्स ने ये बताया कि जब अर्थव्यवस्था तरलता जाल में फंस जाती है, उस स्थिति में आ जाती है, तो एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट के पश्चात चाहे कितनी भी मुद्रा की पूर्ति बढ़ा दी जाए, ब्याज की दर में कमी करना संभव नहीं होता है। तो तरलता जाल की स्थिति में फंसने पर अर्थव्यवस्था को उससे निकालने का एक ही उपाय प्रोफेसर केन्स के द्वारा सुझाया गया है और वो है राजकोषीय नीति। तो तरलता जाल की स्थिति को भी हमने इस डायग्राम के द्वारा स्पष्ट किया है कि एक मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम ब्याज की दर नहीं होगी। तो बच्चों, आज हम लोगों ने
इस सिद्धांत को देखा है। अब हम लोग कल इसकी आलोचना भी चलो अभी देख ही लेते हैं। थोड़ा सा और बचा है, तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचना। कुछ लोगों ने कहा है कि ये सिद्धांत अनिर्धारणीय है। क्यों है अनिर्धारणीय? क्योंकि इसमें जो ब्याज की दर है हम एक पहले से ही मान के चलते हैं, उसके आधार पर हम सट्टे की मांग का निर्धारण करते हैं। तो इसके अनुसार हम ब्याज की दर का निर्धारण कर नहीं सकते, क्योंकि इसको हम लोग पहले ही मान के चल रहे हैं। तो प्रोफेसर हैंसन ने इस चीज़ को बताया है कि इसको हम सही नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मौद्रिक तत्वों में इसमें अधिक बल दिया गया है, अर्थात इसमें जो वास्तविक तत्व है उनको उपेक्षित किया गया है। तीसरी, प्रतीक्षा और बचत जैसे जो वास्तविक तत्व हैं उसको इसमें कोई जगह नहीं दी गई है। अल्पकाल की व्याख्या, इसके अंतर्गत ब्याज निर्धारण में अल्पकाल की समय अवधि को ही लिया गया है, दीर्घकाल की उपेक्षा की गई है। और असंगत भी इसको माना गया है, क्योंकि इसके अंतर्गत बचत ब्याज है वो तरलता की परित्याग का भुगतान होता है, न कि बचत का। लेकिन आप लोग जानते हैं बचत के बिना तरलता हो ही नहीं सकती। अतः ब्याज की दर पर बचत के प्रभाव को नकारना पूर्णतः उचित नहीं है। तो इस प्रकार से इसकी कई आलोचनाएं की गई है, जिसकी वजह से इसको कुछ हद तक उपेक्षित किया गया है। लेकिन आगे चलकर हिक्स और हैंसन ने ब्याज के आधुनिक सिद्धांत का निर्माण किया है, जो बहुत कुछ किन्स के द्वारा प्रदान किए गए उपकरणों का ही व्यापक रूप से उपयोग दर्शाता है। तो इस प्रकार से हम लोग आज किन्स के सिद्धांत को देख चुके हैं, इसकी आलोचना भी देख चुके हैं, और कल हम लोग देखेंगे हिक्स और हैंसन का ब्याज का आधुनिक सिद्धांत। धन्यवाद बच्चों।